इंडियन होटल चेन ओयो रूम्स, जिसको ओयो होम्स एंड होटल्स के नाम से भी जाना जाता है, वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट और चाइना का वन ऑफ द टॉप 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चेन है, लीज्ड एंड फ्रेंचाइज्ड होटल्स, होम्स एंड लिविंग स्पेसेस के लिए। 2013 में रितेश अग्रवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया ओयो में जो है शुरुआत में बजट होटल्स देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले 7 साल के टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने अपने आप को ग्लोबली एक्सपैंड किया है, जहां पे अब उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ होटल्स, वेकेशन होम्स और इसके साथ ही हंड्रेड्स ऑफ सिटीज में जो है मिलियंस ऑफ रूम्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पे मलेशिया से लेके इंडिया, यूएई, चाइना, यूके, वियतनाम और ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जहां पे ओयो आज के टाइम पे प्रेजेंट है। तो आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम लोग जो है ओयो की बात करने वाले हैं। मैं आपको शुरू से लेके आज के टाइम पे ओयो की क्या स्थिति है उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। रितेश अग्रवाल का जन्म ओडिशा के बिसम कटक के एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। वहीं पे वो जो है बचपन में बाकी के जो नॉर्मल बच्चे थे उनसे थोड़ा सा हटके थे, क्योंकि उनको जो है कंप्यूटर्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके साथ ही वो जानबूझ के गलतियां करते थे ताकि उनसे कुछ नया सीखने को मिले। जहाँ पे फिर वक्त के साथ उनका इंटरेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर्स में डेवलप हुआ, जहाँ पे उनको जो है सीखने के लिए उन्होंने अपने भाई से प्रोग्रामिंग की बुक्स बोरो की। रितेश अग्रवाल ने सिर्फ 8 साल की उम्र में कोडिंग करना शुरू कर दिया था। वहीं पे 13 साल की उम्र में उनका खुद का एक सिम कार्ड सेलिंग एंटरप्राइज था। वहीं पे 17 साल की एज में रितेश ने जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ऑथर किया, जिसके बाद जो है फिर उस बुक की काफ़ी ज़्यादा बिक्री हुई और उसी साल में उन्होंने वर्थ ग्रोथ पार्टनर्स को एज यंगेस्ट इंडियन सीईओ के तौर पे भी ज्वाइन किया। मैं आपको बता दूं कि रितेश का जो इंटरेस्ट है वो फॉर्मल एजुकेशन में ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंटरनेशनल प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर लिया। वहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट्स में जाने में बिताया करते थे, लेकिन अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती थी तो चुपके चुपके जो है वो चले जाया करते थे। उसको अटेंड करने की इतनी चाह थी उनमें। और इसी दौरान जब वो ट्रैवल किया करते थे तो कई सारे बजट होटल्स में और बेड एंड ब्रेकफास्ट रूम्स में रुका करते थे, जहां पे उन्होंने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया कि जो रूम्स हैं उसमें जो है इनकंसिस्टेंसी देखी जाती है। मतलब रूम जो है वो गंदे हैं, जो खाना है वो भी बढ़िया नहीं है, जो गद्दे हैं उसमें भी गंदगी लगी हुई है, जो वॉशरूम है वो भी साफ नहीं है। और इसी चीज़ के चलते जो है उन्होंने एक ऐसा मार्केट को देखा कि भाई ये जो प्रॉब्लम है न जाने कितने सारे लोग फेस करते होंगे, तो क्यों ना इसी के ऊपर जो है कुछ काम किया जाए। और इसी के चलते उन्होंने जो है 17 की एज में कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और ओरेवल स्टेज की शुरुआत की। मैं आपको बता दूं कि शुरू में जो है ये इंडियन वर्जन ऑफ एयरबीएनबी हुआ करता था, लेकिन ओरेवल स्टेज को जो है शुरू में नर्सरी वेंचर्स थे, 30 लाख रुपए की फंडिंग भी मिली थी। इसके बाद जो है फिर 1 साल बाद रितेश को थील फेलोशिप के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो कि आपका फंडिंग और मेंटोरशिप यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करवाता है, जो कि कॉलेज से ड्रॉप आउट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। 2012 में रितेश अग्रवाल ने जो है ओरेवल स्टेज की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने जो है बजट अकोमोडेशंस की लिस्टिंग और बुकिंग करना जो है उसमें शुरू किया। लेकिन फिर महीनों तक रिसर्च करने के बाद, इंडिया के कई सारे स्मॉल होटल्स में टाइम बिताने के बाद, उसमें रहने के बाद, इसके साथ ही कई सारे बेड एंड ब्रेकफास्ट होम्स जो है उसमें जाके उन्होंने टाइम बिताया रहे, जिसके बाद फिर उन्होंने जो है ओरेवल स्टेज को 2013 में ओयो में बदल दिया। ओयो रूम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, जहाँ पे आइडिया ये था कि भाई इंडिया के लार्जेस्ट चेन ऑफ एफिशिएंट यंग स्टैंडर्डाइज्ड रूम्स, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई फैसिलिटी जैसे कि आपका स्पा हो गया या फिर जिम हो गया वो ना हो, लेकिन यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड्स के साथ हाई क्वालिटी वाले ऐसे रूम्स प्रोवाइड करवाए जाएं, जिसमें जो है वो सारी बेसिक सुविधाएं मौजूद हो और जो प्राइस हो वो भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल हो। मैं आपको बता दूं कि होटल जो है अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट करे, उसके लिए ओयो रूम्स जो है वो प्रोस्पेक्टिव होटल्स को या तो रीच आउट खुद करता था, या फिर जो भी होटल ओनर्स थे वो उनको खुद जो है रीच आउट
कर सकते थे। जिसके बाद जो है फिर ओयो की जो टीम है उस प्रॉपर्टी को जाके विजिट करती है, उस होटल को पूरी तरीके से ऑडिट करने के बाद ये पता लगाती कि भाई ऐसे कौन कौन से जो चेंजेस है जो कि रिक्वायरमेंट है जिसको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉपर्टी जो कि ओयो के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो उसमें बनाया जा सके। जिसके बाद वो लोग जो है फिर वो सारे चेंजेस करते और यही सारे चेंजेस जो है फिर वो होटल्स के साथ भी शेयर कर दिया करते थे। ओयो रूम्स का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अलग है, जहाँ पे जो बाकी के होटल एग्रीगेटर्स या फिर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट जैसे कि आपका मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, क्लियर ट्रिप हो गए, वो लोग क्या करते हैं, वो एज अ एग्रीगेटर का काम करते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है कस्टमर को होटल के साथ मिलवाने में मदद करते हैं। लेकिन ओयो जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है। कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि ओयो के पास ना कोई होटल है, ना ही वो कोई एक होटल एग्रीगेटर। तो यहाँ पे आपका ये सवाल होगा कि भाई तो फिर ओयो जो है काम किस तरीके से करता है। मैं आपको बताता हूँ। ओयो जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होटल्स के साथ पार्टनर करता है, जहाँ पे वो लोग जो है रूम्स को ब्लॉक करते हैं, जहाँ पे वो लोग जो इस होटल में रूम्स जो है उसको खरीद लेते हैं एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए। इसके बाद फिर वो लोग जो है ओयो के ब्रांडिंग और रूम इन्वेंट्री के साथ जो है उस रूम को फिर दोबारा कस्टमर को रीसेल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस मॉडल में ओयो रूम्स का जो है ऑपरेशनल कॉस्ट वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। मैं आपको बता दूं कि ओयो जो है यहाँ पे 0 से लेके 2 स्टार वाली जो प्रॉपर्टीज है उनके साथ पार्टनर करता है, जहाँ पे फिर वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको पूरी तरीके से उसको नक्शा जो है बदल देता है। जिसके बाद फिर कस्टमर्स को वो अपने साइट्स और एप्स के थ्रू उन रूम्स को रीसेल करता है। वहीं पे होटल जो है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको जो है शुरुआत में ही पैसे मिल जाते थे, क्योंकि ओयो को जो है वो सारे रूम्स ब्लॉक करके बुक करने पड़ते थे। तो क्या होता था कि होटल ओनर को सारे पैसे मिल गए, लेकिन अब ओयो जो है उस रूम के बेचे चाहे ना बेचे, ये जो सिरदर्दी है वो होटल ओनर की नहीं है, ये जो सारी सिरदर्दी है वो ओयो की है। मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल के साथ कई सारे चैलेंजेस और सिरदर्दी भी थी। क्योंकि पहला तो ये कि ओयो जो है यहाँ पे जितने भी रूम्स है, प्रॉपर्टीज है, उनको जो है उनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसके बाद ये कि कस्टमर्स को जो है यहाँ पे कोई चॉइस नहीं दिया जाता था कि वो लोग जो है अपने मनपसंद का जो होटल है उसको पिक कर सके। इसके साथ ही इस बात की सिरदर्दी थी कि ओयो के टीम को जो है हर एक होटल को, प्रॉपर्टी को जाके खुद विजिट करना पड़ता था। ये सुनिश्चित करना पड़ता था कि जो स्टैंडर्ड्स है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किए जा रहे हैं। वहीं पे ये मॉडल जो है इफेक्टिव तो था, लेकिन ओयो को जो है यहाँ पे सिर्फ 22% जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसका मिला करता था। लेकिन फिर 2018 में जो है इसको ओयो ने जो है पूरी तरीके से प्योर फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर अपने बिजनेस को कन्वर्ट किया, जहाँ पे होटल्स को जो है इस बात को बोला गया, उनको एम्पावर किया गया कि भाई आप जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह वर्क कीजिए, लेकिन आपको जो है जितने भी ओयो के स्ट्रैटेजीज है, इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। इसके साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि भाई जितने भी यूजर्स थे वो अब अपने मनपसंद के होटल्स जो है वो चुन सकते थे। वहीं पे ओयो जो है होटल से एज अ फ्रेंचाइजी फी जो है वो रूम रेवेन्यूज का 20% चार्ज करता है। लेकिन कुछ होटल ऑपरेटर्स का ये भी कहना है, शिकायत है कि भाई वो जो है इससे ज़्यादा रेवेन्यू ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिडन चार्जेस और फीस भी इसमें जुड़े होते हैं। आपको बता दूं कि ईयर 2018 में ओयो होटल्स एंड होम्स ने जो है अपने आप को पूरी तरीके से 100% लीज्ड एंड फ्रेंचाइजी होटल चेन में बदल दिया है। अगस्त 2014 में ओयो ने जो है लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और डीएसजी कंज्यूमर पार्टनर्स से $40 मिलियन जो है रेज किए एज अ प्री मनी वैल्यूएशन पे। वहीं पे 2014 के एंड तक जो है उन्होंने अपने आप को जो है वो एक्सपैंड करके 350 प्लस होटल्स तक पहुंच चुके थे, जहां पे मोर देन 4000 रूम्स इंडिया के 20 सिटीज जैसे कि गुरुग्राम हो गया, नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गोवा, जयपुर, उसमें जो है मौजूद थे। वहीं पे फिर मार्च 2015 में ओयो ने जो है दोबारा से 1.76 बिलियन रुपीस जो है उन्होंने रेज किया लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और सिकोई कैपिटल से। और मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल सिटीज में एक्सपेंशन के चलते ओयो ने जो है फाइनली अप्रैल 2015 में गूगल प्ले स्टोर के थ्रू अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है यानी कि ओयो ऐप
उसको भी लॉन्च कर दिया था। 2016 में ओयो ने जो है अपनी एंट्री साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में मलेशिया में अपने लॉन्च से की थी। वहीं पे आज के टाइम पे ओयो जो है मोर देन 10 कंट्रीज में पहुंच चुका है, जहां पे आपका चाइना, नेपाल, यूके, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके साथ ही सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 1 2019 में जो है ओयो ने यहाँ पे अनाउंस किया कि वो सॉफ्ट बैंक, जो कि उनका एक इन्वेस्टर है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके जापान का जो मार्केट है उसमें स्टेप आउट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी जानने की जरूरत है कि ओयो ने चाइना जैसे मार्केट में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने में वो कामयाब हुई है, जहां पे कई सारे बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि आपका एप्पल हो गया या फिर गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, वो जो है अभी तक कामयाब नहीं हो पाई या फिर अभी भी स्ट्रगल कर रही है। उस मार्केट में ओयो ने जो है वो एक अलग प्रेजेंस बना ली है। मैं आपको बता दूं कि चाइना में वेंचर करने के बाद 1 साल के अंदर ही उनका जो है इन्वेंट्री चाइना में इंडिया से ज़्यादा का हो चुका है, जहां पे आज के टाइम पे ओयो जो है चाइना में तकरीबन 290 सिटीज़ में 3,20,000 एक्सक्लूसिव रूम्स, इसके साथ ही 7,000 प्लस बिल्डिंग्स में जो है वो ऑपरेट कर रही है। वहीं पे इंडिया में जो है ये आंकड़ा आपका 8,700 लीज्ड एंड फ्रेंचाइज बिल्डिंग्स का है। इसके साथ ही ओयो जो है इंडिया के 259 सिटीज में उनके पास 1,73,000 रूम्स मौजूद है। ओयो का जो सिंगापुर यूनिट है उसने रिसेंटली सॉफ्ट बैंक से $200 मिलियन एज अ टर्म लोन के तौर पे रेज किया है, जहां पे अब फर्म का ये प्लान है कि वो लोग अपना जो भी ऑपरेशंस है उसको इस लोन के मदद से एक्सपैंड करने वाले। ओयो होटल्स एंड रूम्स जो है अपने बिजनेस प्रोसेस में कई सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं, जहां पे सॉफ्ट बैंक के द्वारा दिए गए इस फंडिंग को जो है ओयो रेवेन्यू मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स के पर्पस के लिए यूज करने वाला। वहीं पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कंपनी फाइलिंग रिपोर्ट की बात करें तो जो सिंगापुरियन सब्सिडरी है ओयो की, उसने जो है $200 मिलियन यहाँ पे इसलिए कलेक्ट किए हैं क्योंकि वो लोग अपने बैलेंस शीट और लिक्विडिटी को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इसके साथ ही कंपनी का ये कहना है कि वो लोग जो इस फंड को जो पैंडेमिक के चलते कंपनी को लॉस हुआ है उससे रिकवर करने के लिए यूज करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि टेक एक ऐसा एरिया है जिसमें ओयो जो है 2021 में मोस्टली फोकस करने वाली है, जिसके चलते ओयो ने जो है कई सारे नए अपॉइंटमेंट्स भी रिसेंटली किए हैं, जहां पे उन्होंने अपने कोर लीडरशिप में जो है यहाँ पे टेक को इंक्लूड किया है, जहां पे अंकित माथुरिया को चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। वहीं पे जो इससे पहले सीटीओ थे अनिल गोयल, वो यहाँ पे ओयो के एडवाइजर के तौर पे बरकरार रहने वाले। मैं आपको बता दूं कि इस पैंडेमिक ने जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरीके से हिट किया है, जिसके चलते इसकी असर जो है वो ओयो पे भी देखने को मिली थी, जब ओयो को जो है अपने 300 एम्प्लॉइज को दिसंबर 2020 में जो है वो निकाल देना पड़ा था। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ही ओयो का जो मार्केट कैप है वो $9 बिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस किया है, जहां पे उन्होंने जो है इस वैल्यूएशन में इंक्रीमेंट इसलिए देखने को मिली क्योंकि रिसेंटली ही उन्होंने 54 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जो है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से रेज की है। इसके अलावा आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कुछ दिन पहले ही जो है जोस्टल ने यहाँ पे ट्रिब्यूनल कोर्ट में ओयो के खिलाफ जो है उनको एक विक्ट्री मिली है, जहां पे ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर की माने तो ओयो के जो है अपने 7% शेयर जो है जोस्टल के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। हालांकि ओयो का इस मामले में ये कहना है कि वो लोग जो है इस वर्डिक को जो है दोबारा से चैलेंज करने वाले हैं, जहां पे उन्होंने कई सारे इसके बारे में जो है रीजंस भी दिए हैं। हुरून रिच लिस्ट 2020 की माने तो रितेश अग्रवाल की जो टोटल नेटवर्थ है वो 2020 में $1.1 बिलियन की बताई गई थी। इसके साथ ही वो जो है फरवरी 2020 में वर्ल्ड के सेकेंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर भी बन गए थे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2019 में जो है रितेश अग्रवाल ने ओयो में $2 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर जो है कंपनी में वो परचेज कर दिए थे, जिसके चलते अब जो कंपनी में उनके स्टेक्स है वो भी यहाँ पे ट्रिपल हो चुके हैं। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे ये पैंडेमिक का असर खत्म होता जा रहा है, इकोनॉमी रिकवर कर रही है, लोग जो है उनकी हलचल बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि ओयो
जैसे पहले फंक्शन करता था प्री कोविड लेवल्स पे, वैसे ही धीरे बहुत जल्द लौट आएगा, या फिर उसको पटरी में आने में अभी भी टाइम लगेगा? जो भी आपके थॉट्स हैं हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।